हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इंडिया के टॉप वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई, आप सब जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए, जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए। आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी का क्रैक ऑल टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत मैं अतुल देव त्रिपाठी, मेरे पास पिछले कई वर्षों का एक अनुभव टीचिंग का। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग स्किल, लाइफ स्किल, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन विषयों में मैंने पिछले कई वर्षों में शिक्षण कार्य किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को सफलताएं मिली हैं। अब मैं अपनी पूरी क्लासेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे भाई आप सब मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर यदि आप जुड़ते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को यूज चुने, इंडिया का टॉप वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म क्यों है, तो मैं आपको बहुत सारे रीजंस बताता हूँ। कि सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज का प्रोसेस है, आप इससे जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फुली स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करता है। अनलिमिटेड एक्सेस के अंतर्गत आप एक से अधिक बार क्लासेस को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक से अधिक बार क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर आप देखो तो इंडिया के इस टॉप वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत सारे एजुकेटर्स की आपको फ्री क्लासेस देखने का मौका मिलता है। बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि CTT पेपर सेकंड की बात करें तो कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी की बात करें तो क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। रिसेंटली अभी कौन कौन से कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो रिसेंटली जो कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, ऐसे समय समय पर और आवश्यकता अनुसार बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट होते रहते हैं। अगर हम कंप्रेसिव सिलेबस के अंतर्गत देखें कि कंप्रेसिव सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड होते हैं, तो CTT पेपर फर्स्ट में 33 कोर्सेज, पेपर सेकंड के अंतर्गत 19 कोर्सेज, UPTT पेपर सेकंड के अंतर्गत 18 कोर्सेज और सुपर TT के अंतर्गत 13 कोर्सेज इंक्लूडेड है। जिसके अंतर्गत सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, EVS, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे भाई यदि आप जुड़ते हो तो क्या क्या एडवांटेज है। सबसे बड़ा और सबसे पहला एडवांटेज यही है कि आपको यहाँ शेड्यूल्ड वाइज पूरा का पूरा वर्क प्लान मिलता है। लैंग्वेज का यहाँ कोई बैरियर नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी हिंदी, मलयालम, तमिल एंड अदर 12 लैंग्वेज में आपको पूरा का पूरा क्लास प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज का। लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, आप एक से अधिक बार क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिस भी डिवाइस में आपने सब्सक्राइब किया होता है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं तो क्या क्या और एडवांटेज है। एक एडवांटेज आपका है कि आप बराबर अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स को बराबर क्लियर कर सकते हैं और अपना आंसर भी लाइव पोल के द्वारा आप दे सकते हैं। साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज का प्रोसेस है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा आप डिटेल रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का, और पूरा का पूरा लर्निंग मटेरियल भी आपको यहाँ पर PDF के फॉर्म में मिल जाता है। इंडिया के इस टॉप वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़ते हैं और सब्सक्रिप्शन लेने का मन है तो मेरे भाई यहाँ आपको 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान अगर आप हमारी राय मानोगे तो हम आपको 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रैक्टिस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वैसे तो 12 मंथ के लिए आपको पे करना होता है 6,000 रुपये, लेकिन अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अतुल यूज करोगे, ATUL अगर आप यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पे करना होगा 5,400 रुपये। साथ साथ 24 मंथ का जो कोर्स है उसके लिए आपको पे करना होता है 7200 रुपये, लेकिन अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अतुल यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट के साथ आपको ओनली पे करना होता है 6,480 रुपये। तो एक अच्छा ऑफर है, एक बेस्ट ऑफर है। 10% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है।
आपको ओनली 12 मंथ के लिए 5,400 रुपये और 24 मंथ के लिए 6,480 रुपये पे करना पड़ रहा है। लेकिन कब आप जब हमारा ये सब्सक्रिप्शन कोड अतुल यूज करते हैं तब, तो ATUL ये ना भूलें, हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अतुल है, आप प्लीज़ हमारे कोड का यूज करें। मेरे भाई अभी तक हम लोगों ने क्लास में एक अच्छे से टॉपिक को कवर किया था जिसे हम विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के नाम से जानते हैं। विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन को पढ़ने के बाद आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आप CTT एग्जाम को देख लीजिए, आप TT एग्जाम को देख लीजिए, आप सुपर TT को देख लीजिए, अगर कोई टीचिंग से रिलेटेड और कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आप उसको देख लीजिए। आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है और वो टॉपिक कौन सा है, तो मेजरमेंट एंड एवल्यूशन, मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन, ठीक। आप अगर एजुकेशनल की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ लो, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन, सॉरी, एंड इवोल्यूशन। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ पर वस्तु में अगर देखें तो शब्द में क्या क्या चीज़ें जानना है, आपको मैंने बताया जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट कीजिए तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही जानना होता है कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे भाई सुपर TT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप NBS की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप APS की तैयारी कर रहे हैं, तो शैक्षिक मापन और मूल्यांकन से जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो यहाँ से, या हमारे सिलेबस में जो है वो एक सबसे पहला अर्थ है कि मापन किसे बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, मापन किसे बोलते हैं, आपसे प्रश्न सबसे पहले यही पूछा जाता है। दूसरा, जब आप मापन जान लेते हैं तो यहीं पर आपसे पूछ लेता है मूल्यांकन का अर्थ, कि मापन क्या है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है। और इन दोनों को जानने के बाद शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है, या शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का अर्थ। ठीक है। दूसरा देखिए, जब भी आप ये भी पढ़ लेते हैं मेरे भाई तो आपको तीसरा पॉइंट आपके पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन मापन एवं मूल्यांकन, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन मेजरमेंट एंड एवल्यूशन, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। कौन कौन सा ऐसा डिफरेंट है जो मेजरमेंट और एवल्यूशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। जब आप ये भी पढ़ लेते हैं तो आपसे पूछ लेता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब किसी बच्चे का आप मूल्यांकन करते हैं, जब आप मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है आपसे ये पूछ लेता है। और जब आप ये मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है NCERT के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग वैसे वास्तव में CCE के नाम से जानते हैं। जब आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ जान लेते हो तो आपसे एक प्रश्न पूछता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद इतना जब पढ़ लेते हो तो ये सारी चीजें तो बहुत आसान है। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन को परिभाषित किया, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दो प्रकार के मूल्यांकन बताए, रचनात्मक और योगात्मक। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बारे में पढ़ने। तो मेरे भाई आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट मापन का अर्थ क्या होता है और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। यदि आप ये 3 पॉइंट पढ़ते हैं तो आपके पेपर में
1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कभी कभी आपको उद्देश्यों से मिल जाता है 1 नंबर, नहीं तो पक्का है सीसी से 1 नंबर आने का। क्या महत्व है 1 नंबर, ये पूछा जाता है। और जो हम आगे ये सब पढ़ेंगे कि परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार, जो ये पढ़ते हैं, और या तो फिर हम मिचेल स्क्रीवन का जो पढ़ते हैं, मिचेल स्क्रीवन के द्वारा मूल्यांकन के प्रकार, या तो हमारे सिलेबस में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। तो कुल मिला के अगर ये देखें तो वैसे तो सभी एग्जाम के लिए कम से कम 4 से 5 नंबर महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप सुपर टीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सुपर टीटी के एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम सामान्यतः इन सभी पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले पॉइंट पे जो चर्चा करने वाले हैं वो है मापन। किसे बोलते हैं मापन? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मापन को सही ढंग से परिभाषित कर सकते हैं, जो मेजरमेंट को बिल्कुल सही ढंग से परिभाषित कर सकते हैं? जो मापन को परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो मापन की सही ढंग से परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं? मेरा आपसे ये प्रश्न, जल्दी से बताइए, मापन का क्या अर्थ होता है? मापन किसे बोलते हैं? हम वेट कर रहे हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मापन के बारे में आप जल्दी से डिफाइन कीजिए कि मापन का क्या अर्थ होता है, मापन किसे बोलते हैं, मापन की क्या परिभाषा होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले जनरल सा कि मापन का क्या अर्थ होता है तो आप क्या आंसर दोगे? जल्दी से बताओ। मैं आपको बताता हूं कि जैसे जब भी आप किसी चीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने कहा ये पेन, आपने कहा इस पेन की लंबाई 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है। आपने कहा कि कोई दूसरा वस्तु लें, आपने कहा कि जैसे ये ग्लास की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। जब आप किसी भी चीज को एक नंबर्स के रूप में देते हैं, जब आप किसी को न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। वैसे जब आप साइकोलॉजिकल रीजन में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बहुत सारे आपको परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन हम आपको मापन के बारे में इतना सही बताएंगे कि जिसको आप न्यूमेरिकली फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिसको आप न्यूमेरिकली फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसी को मापन कहते हैं। शैक्षिक और मापन मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट पहले कैसे आया, तो पहले इसके बारे में हम आपको बता दें। ऐसा माना जाता है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, ऐसा माना जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, या आप ऐसा कहें कि शिक्षा एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस होती है। शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसका मापन और मूल्यांकन किया जाए कि जो भी सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं वो कितनी सही हैं, क्या वो बिल्कुल विश्वसनीय है। तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी कार्य के सफल ढंग के संचालन का पता करने के लिए, या फिर आप कहें कि आवश्यक सूचनाओं का विश्वसनीय तथा बौद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रशासक, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर लोग थे, जितने भी शिक्षा को प्रदान करने वाले शिक्षा मित्र लोग थे, उनके द्वारा मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग किया गया। मतलब कहने का मतलब अगर लिख सकते हैं इस प्रकार से, अगर आप लिखना चाहें कि मापन और मूल्यांकन कैसे आप परिभाषित करोगे, तो देखो कैसे। किसे बोलते हैं शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, आप इसे परिभाषित करो। आप कह सकते हैं शिक्षा सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है।
शिक्षा सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सूचनाओं को महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सूचनाओं को वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय तथा वैध ढंग से प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रशासकों द्वारा शिक्षा तथा शिक्षाविदों के द्वारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन प्रयोग किया गया। ठीक है, हमने कहा शिक्षा एक कॉन्टिन्यूअस, एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा को के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सूचनाओं को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, बिलीवनेस और वैलिड रूप से प्रेजेंट करने के लिए, वैलिड रूप से प्राप्त करने के लिए अध्यापक, जितने भी अध्यापक प्रशासक, जो जितने भी अध्यापक के एडमिनिस्ट्रेशन टीम में हैं उनके द्वारा, तथा जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी शिक्षा के ज्ञाता हैं, उनके द्वारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ अगर हमसे पूछा जाए कि शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में मापन का क्या अर्थ है, ठीक है, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में मापन क्या अर्थ है, तो हम कहेंगे शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में अगर हमसे पूछा जाए मापन का क्या अर्थ है, अगर पूछा जाए मापन का क्या अर्थ है, तो मापन का अर्थ क्या बताना है आपको, मापन का अर्थ क्या है। देखिए, मापन से यह अभिप्राय है, हमने आपको पहले से बता दिया है, जब आप किसी भी चीज को नंबर्स के फॉर्म में, जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो वही मापन कहलाता है। लेकिन अगर लैंग्वेज चेंज करें, ठीक है, आप कह सकते हैं किसी भी चीज की मात्रात्मक अभिव्यक्ति, जैसे ये क्वांटिटिव वैल्यू, जैसे इसका हमने कहा कि एक 5 सेंटीमीटर, तो क्वांटिटिव, ये मात्रात्मक है ना, जिसका मापन किया जाए उसे मात्रात्मक बोलते हैं। तो मापन से अभिप्राय आप कह सकते हैं छात्र में निहित क्षमताओं, छात्र में निहित क्षमताओं तथा उनकी उपलब्धि की मात्रात्मक अभिव्यक्ति है। तथा उनकी उपलब्धि की मात्रात्मक अभिव्यक्ति है ना। जब आप किसी भी चीज को उसके क्वांटिटिव रूप में व्यक्त करते हैं, उसके मात्रात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों ने मापन कहा है। हमने कहा, फिर से समझिए कि शिक्षा एक निरंतर सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है तथा शिक्षा के क्षेत्र में
महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सूचनाओं को जब हम वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिवनेस, बिलीवनेस तथा उसको वैलिड रूप से प्राप्त करने के लिए अध्यापक, प्रशासकों द्वारा तथा शिक्षाविदों के द्वारा शैक्षिक एवं मापन का हम लोग प्रयोग करते हैं। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में अगर हमसे पूछे मापन किसे बोलते हैं, तो हमने कहा एक मापन से हमारा अभिप्राय जो है वो छात्र में निहित ऐसी क्षमता जिनकी उपलब्धि की हम कैसी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, मात्रात्मक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उसे हम लोग मापन बोलते हैं। अब हमारी इसी बात को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी परिभाषित किया है, मापन की परिभाषा को। जैसे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एस स्टीवेंस। मनोवैज्ञानिक एस स्टीवेंस ने मापन की कौन सी परिभाषा बताई है, तो इन्होंने कहा क्या है कि कुछ नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान की प्रक्रिया। क्या कहा? कुछ नियम के अनुसार, कुछ रूल और रेगुलेशन के अनुसार, कुछ नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। कुछ नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। कुछ नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। कुछ रूल और रेगुलेशन के अनुसार जब हम वस्तुओं को अंक प्रदान करते हैं, तो ये अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वही मेरे भाई मापन कहलाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। इन्हीं के एक सहयोगी और हैं जिनका नाम बड़ा फेमस है और आप उनका नाम पहले से भी जानते हैं मेरे भाई। एक मनोवैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, थॉर्नडाइक। एक मनोवैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, थॉर्नडाइक। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु जो जरा सी भी सत्ता रखती है, प्रत्येक वस्तु जो जरा सा भी सत्ता रखती है, जो वैल्यू रखती है, जो अपने आप में कोई ना कोई वैल्यू रखती है अथवा किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, या किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, तो वह मापन योग्य कहलाती है। तो वह मापन योग्य कहलाती है। कोई भी वस्तु जो थोड़ी सी अपने आप में एक वैल्यू रखती है, या किसी न किसी रिजल्ट पे विश्वास रखती है, किसी न किसी परिणाम पे वो अपनी वैल्यू रखती है, सत्ता रखती है, तो ऐसी प्रक्रियाओं को मापन कहते हैं। सारी परिभाषा को देख लीजिए, जनरल सी बात को देख लीजिए, सबका निचोड़ यही निकल के आता है कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, छात्रों के बारे में, है ना, हम मात्रात्मक अभिव्यक्ति करते हैं, अथवा जिसका मापन संभव है वही मापन कहलाता है। जिसको अंकों के रूप में प्रदान कर सकते हैं वो मापन कहलाते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर अगर नोट करके हम लोग मापन की परिभाषा लिखना चाहें, तो हम कह सकते हैं मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी विषय, वस्तु, छात्र के मात्रात्मक गुणों को अभिव्यक्त करती है, कि मात्रात्मक गुणों को अभिव्यक्त करती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी भी विषय, किसी भी वस्तु के मात्रात्मक गुणों को अभिव्यक्त करती है, उसे मापन कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो जो अंकों में डिफाइन होता हो, जो अंकों में परिभाषित हो, जिसे अंकों में परिभाषित किया सके, या जो अंकों में परिभाषित हो, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे मापन कहते हैं।
जिसे हम अंकों में परिभाषित करते हैं, है ना, जिन्हें हम अंकों में परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम मापन बोलते हैं। दूसरा शब्द आता है एजुकेशन इवोल्यूशन, शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन, एजुकेशन मेजरमेंट क्या था वो जान लिया आप। एजुकेशन इवोल्यूशन क्या होता है, शैक्षिक मूल्यांकन किसे बोलते हैं, या आप इवोल्यूशन किसे बोलते हैं यही बता दीजिए। हम आपके आंसर का वेट करें, आप लोग यही बता दो कि मूल्यांकन ही क्या है, शैक्षिक शब्द छोड़ो। ठीक है, जल्दी से बताइए, हम वेट करें आपके आंसर का। आप लोग जल्दी से बताइए किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं मूल्यांकन, जल्दी से बताइए। अब सुन लीजिए, जैसे आपने मापन को परिभाषित किया कि जिसे हम मात्रात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हैं उसे मापन, मूल्यांकन जिसे गुणात्मक रूप से व्यक्त करते हैं उसे मूल्यांकन। लेकिन ऐसे मत समझो, आप शैक्षिक मूल्यांकन में सबसे पहला एक हेडिंग बना लो, मूल्यांकन का अर्थ। क्या लिख लो, मूल्यांकन का अर्थ। देखिए, मूल्यांकन जो है, ये मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप देखेंगे कौन कौन से शब्द, तो आप यहाँ इसको तोड़िए, तो एक शब्द आपको मिलेगा वैल्यू, मूल्य, और दूसरा शब्द क्या मिलेगा, अंकन। पहला शब्द आपको मिलेगा मूल्य और दूसरा अंकन। ये जो मूल्य का मतलब आप जानते हैं, और नंबर्स कोई भी, और अंकन का अर्थ आप देखिए तो यहाँ पर इसका मतलब होता है परखना, इसका अर्थ होता है जांचना। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मूल्यों को जांचा एवं परखा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालकों के मूल्यों को, मतलब जो उनका विचार, मूल्य का मतलब क्या, जो सही गलत उचित अनुचित बच्चा जो भी जानता है, तो जिसके द्वारा बालकों के मूल्यों को आंका जाता है, मूल्यों को आंका जाता है, मूल्यों के बारे में पता किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को मूल्यांकन बोलते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के गुण दोष की व्याख्या करके, छात्रों के गुण दोष की व्याख्या करके, छात्रों की गुण दोष की व्याख्या करके, छात्रों के गुण दोष की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना। उसके संबंध में उचित निर्णय करना क्या कहलाता है, तो उसके संबंध में उचित निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें छात्रों के गुण दोष की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। ये न लिखना चाहो तो इतना लिख लो, मूल्यों, छात्रों के मूल्यों के जांच, छात्रों के मूल्यों को, छात्रों के मूल्यों को परखना अथवा जांचना क्या कहलाता है, तो मूल्यांकन कहलाता है। छात्रों के मूल्यों को जांचना तथा परखना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, मूल्यांकन की अगर ये दो परिभाषाएं आपको आसानी से समझ में आ गई, अगर ये दो परिभाषाएं आपको आसानी से समझ में आ गई, तो इससे बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो आपको मूल्यांकन को परिभाषित भी करती रहती हैं और सरल ढंग से बताती भी। जैसे आपको एग्जाम्पल के आधार पर बताते हैं।
देखिए, बताओ, देखो सुनो, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन को परिभाषित करें तो हम ये भी तो कह सकते हैं, हम तो ये भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है या जाता है, अर्थात शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो अर्थात शिक्षार्थी ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उसकी बुद्धि का स्तर क्या है, तथा उसकी अभिरुचि का पता लगाया जा सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है, अर्थात जिससे कि क्या कि जो भी अभ्यर्थी है, जिस भी छात्र के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, जो भी शिक्षार्थी के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, वो शिक्षार्थी प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उसके बुद्धि का स्तर क्या है, तथा उसकी अभिरुचि का पता लगा सकता है कि उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। इसका पता लगाया जाता है किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। इसी बात को और अच्छे ढंग से परिभाषित करने के लिए तमाम मनोवैज्ञानिकों ने जैसे मापन को परिभाषित किया, वैसे मूल्यांकन भी परिभाषित करने वाले एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डंडेकर। देखो ये क्या बताया, प्रोफेसर डंडेकर ने मनोविज्ञान को परिभाषित या मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए क्या बताया कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो इस बात का निश्चय करता है कि विद्यार्थी किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ रहा, है ना। कह सकते हैं कि मूल्यांकन, आप लिखिए तो इनकी परिभाषा को समझ जाएंगे। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकन की प्रक्रिया एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है, जो इस बात को निश्चय करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक तथा
शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ रहा। कि किस सीमा तक निश्चय करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ रहा। समर्थ रहा। तो एक ऐसी प्रक्रिया, मूल्यांकन की एक ऐसी प्रक्रिया है या परिभाषा एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो इस बात का निश्चय करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ रहा। कौन से ऐसे लिमिट्स है जिसको प्राप्त करने में शिक्षार्थी समर्थ रहा, किसको प्राप्त कर पाया, किसको नहीं कर पाया, उसकी जांच पड़ताल जब हम करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम मूल्यांकन बोलते हैं। एनसीईआरटी भी मूल्यांकन को परिभाषित करता है, तो हम लोग क्या करें, एनसीईआरटी की भी एक परिभाषा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को कैसे परिभाषित किया है। एनसीईआरटी ने बताया कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे यह पता चलता है कि कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कक्षा में दिया गया अधिगम अनुभव कक्षा में दिया गया अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावी सिद्ध हुआ है, कहाँ तक इफेक्टिव मतलब प्रभावी सिद्ध हुआ है, कहाँ तक प्रभावी सिद्ध हुआ है और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया है। और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया है। तो एक ऐसी प्रक्रिया, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कक्षा में दिया गया अनुभव मतलब क्लास में जो बच्चों को सिखाया गया उसको कैसे, कहाँ तक और किस प्रकार सीख पाए हैं, ठीक है, क्या प्रभावी सिद्ध हुआ कि नहीं, और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य को वो प्राप्त कर पाए हैं, यही आपको यहाँ पर जानना था। ठीक है, कुल मिला के अगर सबकी परिभाषा को इंक्लूड कर ले मेरे भाई, सबकी परिभाषा को अगर हम लोग इंक्लूड कर लें तो हमारा एक रिजल्ट निकलेगा, हम नोट करके लिख लें। एक रिजल्ट निकलेगा कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के विभिन्न पक्षों का पता लगाया जा सकता है, का पता लगाया जा सकता है कि प्राप्त ज्ञान किस सीमा तक सीखा है, क्या कमी रह गई, है ना। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालकों के विभिन्न पक्षों का हम लोग पता लगाते हैं, बालकों के विभिन्न पक्षों का पता लगाते हैं कि बालकों ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो किस सीमा तक प्राप्त किया, क्या क्या अभी कमी रह गई,
इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, ठीक है, क्या कमी रहेगी? इसी चीज़ को अगर हम लोग मापन और मूल्यांकन को इस परिभाषा के आधार पे नहीं, बल्कि मापन और मूल्यांकन को इस प्रकार परिभाषित करें, दोनों में अंतर को देखते हुए परिभाषित करें, तो ज़्यादा आसान होगा। हेडिंग बना सकते हैं मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंट बिटवीन मेजरमेंट एंड एवल्यूशन। बहुत ही आसान है, बहुत सारे अंतर आप खुद बता सकते हो कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। मैं आपको बताऊं कि मनोवैज्ञानिकों ने मापन और मूल्यांकन को एक सिक्के के दो पहलू के समान बताया है। बहुत सारी समानताएं दिखने के बाद भी इनमें कुछ भिन्नताएं आपको मिलती हैं। आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकों ने मापन एवं मूल्यांकन को एक सिक्के के दो पहलू के समान बताया। बहुत सारी समानताएं दिखने के बाद भी कुछ अंतर दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम अपनी कॉपी को इस दो भागों में डिवाइड करें और एक तरफ लिखिए मापन और दूसरी तरफ लिखिए मूल्यांकन, बहुत सारे अंतर आप बता सकते हो। मापन और मूल्यांकन के बहुत सारे अंतर आपको खुद पता है, आपने पढ़ा है, आप ध्यान दीजिए तो आपको तमाम अंतर वैसे जनरली आपको मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं मापन और मूल्यांकन को परिभाषित करते हैं। जैसे मापन की बात करें तो आपने कहते हो कि मापन, जैसे हम किसी भी बालक की बात करें तो एक पक्ष की जब जांच पड़ताल करते हैं तो मापन कह सकते हैं। मापन किसी एक पक्ष या गुण का किया जाता है। मापन किसी एक पक्ष या गुण का किया जाता है। जब आप किसी भी एक पक्ष की जांच पड़ताल करते हैं, जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, जैसे हम लोग अगर कक्षा 5 में किसी बच्चे का मूल्यांकन करना हो और अगर उसका केवल एक पक्ष, केवल शैक्षिक पक्ष की जांच करें कि वो पढ़ने में कैसा है, तो ऐसी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों ने एक नाम दिया, मापन नाम दिया। किसी भी चीज़ का के बारे में जब आप किसी के एक पक्ष के बारे में पता करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को मापन कहते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एक से अधिक पक्षों का जांच पड़ताल किया जाए, तो जब आप एक से अधिक पक्षों की जांच पड़ताल करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं, है ना। किसी एक पक्ष का किया जाता है और मूल्यांकन में लिखें मूल्यांकन एक से अधिक पक्ष का किया जाता है। अधिक पक्ष का किया जाता है ना। जब हम लोग एक से अधिक पक्षों की जांच पड़ताल करते हैं तो वही प्रक्रिया मापन कहलाती है। लेकिन जब हम एक पक्ष का करते हैं तो मापन, लेकिन जब हम लोग एक से अधिक पक्ष की जांच पड़ताल करते हैं तो वो प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। दूसरा कर देखें तो अगर मापन और मूल्यांकन में देखें तो किसी भी चीज़ में ये मापन किसके पहले होता है, मापन मूल्यांकन के पहले होता है। इन दोनों में अगर देखें अंतर तो मापन मूल्यांकन के पहले होता है ना। इसमें आप लिख लो दूसरा अंतर, तो इसमें आप लिख सकते हैं मूल्यांकन मापन के बाद होता है।
बस मूल्यांकन मापन के बाद होता है। एक डिफरेंट मिला, मापन मूल्यांकन से पहले और मूल्यांकन मापन के बाद। अगर आप और अंतर देखें, अगर आप किसी भी बालक के बारे में बताना चाहते हैं, किसी भी चीज के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में बताना चाहते हैं, भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो क्या मापन के द्वारा संभव है? नहीं, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा संभव है। क्योंकि मापन किसी एक पक्ष के बारे में बताता है, तो आप कह सकते हैं मापन के द्वारा भविष्यवाणी करना संभव नहीं। अगर आप किसी भी बालक की भविष्यवाणी करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो वो मापन के द्वारा संभव नहीं है। लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा बालक की भविष्यवाणी संभव है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा बालक की भविष्यवाणी संभव है। मतलब किसी भी बालक के बारे में हम मूल्यांकन के द्वारा बता सकते हैं, लेकिन मापन के द्वारा उसकी भविष्यवाणी संभव नहीं। चौथा देखिए, मापन के बारे में बात करें तो मापन हमेशा अंक आधारित होता है। मापन हमेशा, अभी आप भी कहते हैं कि नंबर से आधारित होता है। आपने परिभाषा भी ये बताई थी कि जिसका हम लोग मापन करें, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रेजेंट करते हैं, ये मापन हमेशा अंक आधारित होता है। मापन हमेशा अंक आधारित होता है। लेकिन अगर मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन हमेशा स्थिति आधारित होता है। मूल्यांकन हमेशा स्थित आधारित होता है। मूल्यांकन हमेशा स्थित रहता है। मूल्यांकन हमेशा स्थित आधारित होता है। मूल्यांकन हमेशा कैसे आधारित होता है? तो स्थित आधारित होता है। ठीक है, एक 4 पॉइंट ये मिल गया। एक तो आप कह रहे हैं कि तो अंक आधारित होता है, दूसरा कैसा होता है? स्थित आधारित होता है। आगे चलो, अगर आप पांचवा अंतर देखो मापन और मूल्यांकन में, और पांचवा अंतर अगर आप देखते हो अगर आप इसमें पांचवा अंतर मापन और मूल्यांकन का और अंतर आप देखते हो तो बताइए। कि जो मापन होता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी घटना के बारे में, किसी भी घटना के कारकों को प्रतीकों के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अगर मूल्यांकन की बात करें कि मूल्यांकन क्या होगा, मापन तो हम केवल उसे प्रतीकों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम मूल्यों का पता लगा सकते हैं। मूल्यांकन के द्वारा केवल हम उसे प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि मूल्यांकन के द्वारा घटनाओं के मूल्यों का पता लगा सकते हैं। कैसे वो घटना घटी, क्या क्या रीजन था, उन घटनाओं के मूल्यों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये कहते हैं कि मापन एक मात्रात्मक अभिव्यक्ति थी। यह कैसी अभिव्यक्ति है?
यह एक प्रकार का कैसी अभिव्यक्ति है, तो मात्रात्मक अभिव्यक्ति। लेकिन मूल्यांकन ये मात्रात्मक के साथ साथ कैसी अभिव्यक्ति है, तो गुणात्मक अभिव्यक्ति। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव डिफाइन आप कर सकते हैं, मतलब ये एक मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, लेकिन ये केवल और केवल क्या होता है, तो मात्रात्मक होता है। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं जो कहीं ना कहीं मेजरमेंट और एवल्यूशन को परिभाषित करते हैं कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन कर दो क्या होता है। तो मेरे भाई अभी तक की क्लास में केवल और केवल हमने आपको इतना सा बात बताई है कि शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पर हमें फोकस करना है, जिनके बारे में हमको जानना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आप मापन किसे कहते हैं, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होते हैं, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन के कितने प्रकार, मिचेल स्क्रिबन के अनुसार मूल्यांकन के कितने प्रकार बताए गए। तो शुरू किया मापन की परिभाषा से। तो आपने कहा शिक्षा एक सतत रूप से एक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है कि जो भी सूचनाएं बच्चों को प्रदान की जाए वो कितनी सही हैं, कितनी वस्तुनिष्ठ हैं, कितनी विश्वसनीय हैं तथा कितनी वैध हैं, है ना। इसको प्राप्त करने के लिए अध्यापकों ने, प्रशासकों द्वारा शिक्षाविदों के द्वारा शैक्षिक मापन और मूल्यांकन का प्रयोग किया। शैक्षिक और मापन मूल्यांकन में अगर देखें, मापन का अर्थ तो मापन से आशय छात्र में निहित क्षमताओं की उनकी उपलब्धि का एक मात्रात्मक अभिव्यक्ति है। मैंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के आधार पर इन दोनों को परिभाषित भी कर दिया कि ये सिद्ध होता है कि मापन एक प्रकार का मात्रात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि एस स्टीवंस ने कहते हैं किसी नियम के अनुसार जब हम वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, वो कहलाती है एक प्रकार से मापन। थॉर्नडाइक ने परिभाषित किया कि प्रत्येक वस्तु जो जरा सा भी सत्ता रखती है, जो थोड़ी सी अपनी आप को वैल्यू रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, वो एक प्रकार से मापन योग्य कहलाती है। आपने कहा कि यहाँ पर मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, छात्र को मात्रात्मक गुणों को अभिव्यक्त करती है। अच्छा, या आप कहते हैं जो अंकों में परिभाषित हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो मापन बोलते हैं। सेम एज मूल्यांकन को परिभाषित किया तो आपको अंतर मिला कि मूल्यांकन मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। जहाँ पर मूल्यों के बारे में जांचा और परखा जाता है, किसी व्यक्ति के मूल्यों के बारे में जब जांचा और परखा जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को मूल्यांकन बोलते हैं। आपने कहा छात्रों के, आपने यहाँ पर क्या कहा कि छात्रों के गुण दोष की व्याख्या करके उनके संबंध में उचित निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, या आप कहते हैं छात्रों के मूल्यों को परखना या जांचना, वो कहलाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो आपने इसको भी परिभाषित कर दिया कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा, उसकी बुद्धि का स्तर क्या है और उसकी अभिरुचि का पता लगाया सकता है। ऐसे डंडेकर साहब ने भी परिभाषित किया कि एक ऐसी प्रक्रिया जो इस बात का निश्चय करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ है, जो इस बात का निश्चय करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ है। बात करें एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को कैसे परिभाषित किया है, तो एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए बताया कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह पता चलता है कि कक्षा में दिया गया अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावी सिद्ध हुआ और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया। जो बच्चों को हमने एक अनुभव प्रदान किया, जो शिक्षा प्रदान की, वो कहाँ तक प्रभावी है, कहाँ तक इफेक्टिव है और किस शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है, ये परिभाषित करता है। कंक्लूजन के आधार पर मैंने कहा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालकों के विभिन्न पक्षों का पता लगाया सकता है, उससे प्राप्त ज्ञान या सीमा प्राप्त ज्ञान किस सीमा तक समझा गया
क्या कमी रह गई, ऐसी प्रक्रिया को, एक लाइन जोड़ दो इसमें, ऐसी प्रक्रिया को और आसान हो जाएगा, ऐसी प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। फिर हम लोगों ने मापन और मूल्यांकन में अंतर पढ़ना सीखा। तो हमने कहा मापन और मूल्यांकन एक सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं, लेकिन बहुत सारी समानताएं दिखने के बाद भी आपको इनमें बहुत सारे अंतर भी दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे अंतर भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपने बताया कि मापन हम किसी न किसी एक पक्ष का करते हैं, सभी पक्षों का नहीं, किसी न किसी एक पक्ष या एक गुण का, लेकिन मूल्यांकन में एक से अधिक पक्ष का, है ना। अगर आप देखें तो आपने अभी कहा कि मापन और मूल्यांकन में अगर हमसे पूछा जाए कि कौन पहले होता है, तो आपने कहा मापन हमेशा मूल्यांकन से पहले होता है, लेकिन मूल्यांकन मापन के बाद होता है। आपने कहा कि मूल्यांकन, अगर हम किसी बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहें, कुछ भविष्यवाणी करना चाहें, तो मापन के द्वारा भविष्यवाणी संभव नहीं है ना। लेकिन मूल्यांकन के द्वारा बालक की भविष्यवाणी क्या है, संभव है। इसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की भविष्यवाणी संभव है, मापन के द्वारा भविष्यवाणी संभव नहीं है। मापन हमेशा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट्स है। मापन हमेशा कैसे आधारित होता है, तो ये नंबर्स बेस्ड होता है, ये अंक आधारित होता है। लेकिन मूल्यांकन हमेशा सिचुएशन बेस्ड होता है, स्थिति आधारित होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है। साथ साथ हमने कहा मापन और मूल्यांकन का आप और परिभाषित करना चाहते हैं तो एक दो पॉइंट और डिफाइन कर सकते हैं कि मापन के द्वारा किसी घटना के कारकों के प्रतीकों के द्वारा कोई चिन्ह हमने बता दिया, कोई एक संकेत दे दिया, कोई हमने एक पॉइंट बता दिया कि यहाँ से इतने किलोमीटर पर एक घटना हुई है, तो वो एक प्रकार से मापन। लेकिन मूल्यांकन के द्वारा केवल घटनाओं को के प्रतीकों का नहीं, बल्कि अगर ध्यान से आप देखें तो घटनाओं के मूल्यों का पता लगाया सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, तो मैंने कहा एक प्रकार की ये मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है। लेकिन ये अगर आप देखो तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक, ये एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक अभिव्यक्ति है, ये केवल और केवल मात्रात्मक अभिव्यक्ति। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जानना है मेरे भाई। इसके बाद की क्लास में, आज के बाद की क्लास में हमको जो अगला पॉइंट पढ़ना है वो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य कि बच्चों का मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या था, क्या मेनली उद्देश्य था, तो हम आपको बताएंगे, यहाँ पर सिखाएंगे कि कैसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो बालकों के व्यवहार के सभी पहलुओं का अध्ययन करती है। मुख्यतः कितने पक्षों के बारे में अध्ययन करती है। तो मूल्यांकन के द्वारा, या जो हमारा उद्देश्य निर्धारित किया, मूल्यांकन के द्वारा इन तीन पक्षों को निर्धारित किया, या तीन उद्देश्यों के बारे में पता किया। सबसे पहले क्या, ज्ञानात्मक, आपने सुना है इसके बारे में, ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है ना, इसी को आप संज्ञानात्मक भी बोलते हैं। दूसरा भावनात्मक उद्देश्य क्या है, ठीक है ये। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रियात्मक उद्देश्य। मूल्यांकन के हम इन तीन पक्षों के बारे में पढ़ेंगे कि ज्ञानात्मक क्या है, भावनात्मक क्या है, क्रियात्मक क्या है। ज्ञानात्मक में कुल कितने पक्ष होते हैं, तो आपको बताएंगे यहाँ पर ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, है ना, ये 6 पक्षों के बारे में। भावनात्मक के अंतर्गत कितने पक्ष हो गए हैं, तो वहाँ पर हम बताएंगे आपको कि ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन, संगठन, मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण, ये 5 इसके अंदर। क्रियात्मक के अंतर्गत कौन कौन, तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे कार्यान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, सामान्यीकरण, ऐसे बहुत सारे पक्ष होंगे जिनके बारे में जो उद्देश्य होगा उन उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये आज की क्लास में नहीं, हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम आपसे यहीं पर लेना चाहेंगे विदा। आप लोग पूरी क्लास को सही ढंग से पढ़िएगा, एक बार पूरी क्लास को सही ढंग से पढ़िएगा। आपके सुपर टीटी, केवीएस, एनबीएस, DEET+V जैसे परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी, है ना। रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, है ना,
रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। दीपावली के दौरान इन क्लासेज को आपको छुट्टियों में देखने का मौका मिलेगा, तो आप सब हमारे क्लास को बिल्कुल देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म कीजिएगा। सारी समस्याओं का समाधान है। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे प्रश्न भी आपको सिखाएंगे, बहुत सारे प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। पूरे डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस के दौरान। आप लोग रोज़ाना हमारी क्लास लाइव रहा कीजिए। अभी की क्लासेज हमारी सुबह 4 से 5 सुबह कह रहे हैं शाम को 4 से 5 ऐप पर, और 6 से 7 हमारी जो क्लास हो रही है वो आपके यूट्यूब टीचिंग ज्ञान चैनल के अंतर्गत हो रही है, जहाँ पर ये रिकॉर्डेड क्लास आप देख रहे हैं। तो मेरे भाई, आप सब हमारी क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, है ना। दीपावली को एंजॉय से मनाइए। तो आज के लिए हम यहीं पर चाहेंगे आपसे विदा। मुलाकात हुई हमारी कल की क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलिए बाय बाय, बाय बाय।